हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 NISM 21A मॉड्यूल का, जिसमें सिक्योरिटी मार्केट का इंट्रोडक्शन बताया गया है। इस चैप्टर में काफी सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे सिक्योरिटीज का क्या मीनिंग है, सिक्योरिटी मार्केट्स का क्या फंक्शन है, सिक्योरिटी मार्केट जैसे जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से सिक्योरिटी इशू होती है, क्या अलग अलग मार्केट पार्टिसिपेंट्स का फंक्शन है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल पार्टिसिपेंट्स क्या क्या है। हम कुछ इसमें से कवर करेंगे, कुछ पार्ट इसमें से कवर करेंगे। तो ये समझना जरूरी है कि सिक्योरिटी मार्केट जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिससे कैपिटल जो है वो इफिशिएंटली फ्लो हो सके किसी भी इकोनॉमी में। अगर हम मार्केट को देखेंगे तो उसके दो सेगमेंट रहते हैं। ये सेगमेंट इंटरडिपेंडेंट है, इनसेपरेबल है। ये कौन से दो सेगमेंट है? ये है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। सो प्राइमरी मार्केट ये काम करती है कि जो भी कैपिटल फ्लो हो रही है, जिनके पास एक्स्ट्रा है और जिनको चाहिए उन तक पहुंचे। और सिक्योरिटी मार्केट हेल्प करती है कि जो रिसोर्सेज हैं वो आइडल ना रहे, और जो आइडल है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सके। अगर सिंपल सीधी भाषा में बात करेंगे तो, या फॉर्मली बात करेंगे तो, सिक्योरिटी मार्केट एक चैनल प्रोवाइड करती है ताकि सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट हो सके और इन्वेस्टमेंट सेविंग्स में कन्वर्ट हो सके। इन्वेस्टर जो है इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में, इनके पास काफी चॉइसेस होते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट के। उनके रिस्क एपेटाइट और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इन प्रोडक्ट्स को वो चूज कर सकते हैं। तो अगर हम प्राइमरी मार्केट को समझेंगे वो क्या है, इसको न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। ये ये वो जगह है जहाँ पे इशूअर जो है अपनी कैपिटल रेस करते हैं, सिक्योरिटी इशू करते हैं इन्वेस्टर को और उसके थ्रू कैपिटल रेस करते हैं, और फ्रेश सिक्योरिटीज इशू होती है। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? सेकेंडरी मार्केट सिर्फ जो ऑलरेडी इशू हुई है सिक्योरिटी, उसकी ट्रेड को फैसिलिटेट करती है, ताकि जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने ऑलरेडी सिक्योरिटी बाई करी है उसको एग्जिट करने के लिए आसानी हो और नए इन्वेस्टर उसमें आ सके। तो अब हम प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे, इसके पहले समझते हैं। जैसा अभी हमने देखा, प्राइमरी मार्केट जो है इशूअर्स या कंपनीज के थ्रू ऐसे यूज होती है ताकि वो अपनी जो कैपिटल है, जो नई कैपिटल है, फ्रेश कैपिटल है, वो इन्वेस्टर से रेस कर सके। तो इसमें काफी तरह की पब्लिक ऑफरिंग रहती है, या ऑफर रह सकता है सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए, या प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोग्राम भी रह सकता है। इसमें सबसे पहला होता है पब्लिक इशू। कुछ टर्म समझते हैं पहले प्राइमरी मार्केट के। पब्लिक इशू माने जो सिक्योरिटीज सारे पब्लिक को के लिए इशू हुई है, इसमें जो भी इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल है पब्लिकली वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जनरली प्राइमरली रिटेल इशू होता है सिक्योरिटीज का। फिर है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर ये वो शेयर्स हैं जो पहली बार किसी कॉर्पोरेट के कॉमन शेयर्स पहली बार इन्वेस्टर्स के लिए लिस्टेड मार्केट स्पेस में आए हैं। इसका मेन पर्पस होता है कि कोई कंपनी अपना, अगर उनको इक्विटी रेस करना है, किसी अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए उनको एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए, उसके लिए आईपीओ ला सकती है। किसी भी कंपनी के लिए कैपिटल रेस करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जब वो पब्लिक इन्वेस्टर से रेस करते हैं वो सेबी के द्वारा डिफाइंड होता है, उनकी रेगुलेशंस के हिसाब से होता है। उसमें कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, टेंजिबल एसेट्स के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, नेटवर्थ के लिए, वो कंपनी को फुलफिल करनी पड़ती है। सेबी भी अपने रेगुलेशन में टाइमलाइन इम्पोज कर सकती है जो द सिक्योरिटी मार्केट इशू करती है, और बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी मैंडेटरी होती है लिस्टिंग के लिए, शेयर्स की लिस्टिंग के लिए। तो अब बात करते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर की। फर्दर पब्लिक ऑफर जो ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट स्पेस में, जिनको अब नया इशू चाहिए। तो
पहले तो आईपीओ इशू किया, जब पहली बार लिस्ट हुई कंपनी, उन्हें फ्रेश कैपिटल चाहिए, उसके लिए आईपीओ इशू किया। जब लिस्टेड है उसके बाद भी फ्रेश कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस केस में एफपीओ इशू करते हैं पब्लिक के लिए, या ऑफर फॉर सेल भी कर सकते हैं पब्लिक के लिए। इसको फर्दर पब्लिक ऑफर बोलते हैं। जब कंपनी को एडिशनल कैपिटल चाहिए होता है, मे बी उनको कैपिटल स्ट्रक्चर को रिफाइन करना है, या फिर उनको ग्रोथ के लिए कैपिटल चाहिए, वो इक्विटी कैपिटल फ्रेश इशू के जरिए रेस कर सकती है। एफपीओ ऑफर फॉर सेल के साथ भी हो सकता है। वो तब होता है जब एक बहुत जरूरी है कि पब्लिक शेयर होल्डिंग को बढ़ाना है। उस केस में भी होता है जहां पे रेगुलेटर रिक्वायरमेंट आई है कि पब्लिक शेयर होल्डिंग कम है, उसको बढ़ाना है। उस केस में भी एफपीओ ऑफर फॉर सेल के थ्रू यूज होता है। फिर है राइट इशू। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एग्जिस्टिंग होल्डिंग के प्रोपोर्शन के हिसाब से मिलते हैं कंपनी की कैपिटल से, और इनको राइट शेयर कहा जाता है। राइट इशू में क्या होता है, किसी भी शेयर होल्डर को राइट मिलता है कि वो इस इशू में पार्टिसिपेट कर सके। तो प्रीएम्प्टिव राइट्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलते हैं, वो चाहे तो एक्सरसाइज करे चाहे नहीं एक्सरसाइज करे। जनरली जो ऑफर रहता है उसमें करंट मार्केट प्राइस से जनरली कम प्राइस इशू ये राइट्स आते हैं। शेयर होल्डर्स के पास ऑप्शन रहता है, चाहे वो सब्सक्राइब करें या ना करें, या पार्टली सब्सक्राइब करें या फुली सब्सक्राइब करें। फिर है प्राइवेट प्लेसमेंट। जब इशूअर को अपना कोई सिक्योरिटी इशू करना है किसी सिलेक्ट ग्रुप ऑफ लोगों के लिए, जो ना कि राइट इशू है ना ही पब्लिक इशू है, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। ये जनरली होलसेल इशू होता है सिक्योरिटी का, जो होलसेल जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होता है। ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का भी फॉर्म ले सकता है। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से तो जो सिक्योरिटीज ऑफर होती हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में, वो तब कही जाएंगी जब प्राइवेट प्लेसमेंट 200 या उससे कम लोगों 200 से कम लोगों में प्लेस हो रही है। जो सेबी के रेगुलेशन होते हैं उसमें जो जो जनरली पब्लिक इशू में होते हैं वो इस केस में अप्लाई नहीं होते हैं, कुछ रेगुलेशंस। और प्राइवेटली प्ले पे सिक्योरिटी लिस्टेड भी हो सकती है स्टॉक एक्सचेंज पे, अगर उसकी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट एज पर सभी सेबी जो है वो प्रॉपर है। और प्राइवेट प्लेसमेंट सिक्योरिटीज की तब भी हो सकती है जब कंपनी पब्लिक ऑफर करना चाहती है, चाहे वो पब्लिक ऑफर करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। प्रेफरेंशियल इशू की बात करते हैं। प्रेफरेंशियल इशू तब होता है जब लिस्टेड इशूअर अपना शेयर्स इशू करता है या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करता है सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। इस केस में इशूअर को मैंडेटरी है कि जो सेबी के द्वारा डिफाइंड प्रोविजंस हैं, जो प्राइसिंग से, डिस्क्लोजर से, नोटिस लॉक इन से या कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट से स्पेसिफाइड है कंपनी एक्ट के, उनको कंप्लाई करे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट वो होती है जब भी कोई लिस्टेड कंपनी किसी आइडेंटिफाइड कैटेगरी, जिसको क्यूआईबी बोलते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स बोलते हैं, उस पे एक प्राइवेटली प्लेस करती है शेयर्स को। क्यूआईबीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं। सेबी डिफाइन करती है कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या हो सकता है कॉर्पोरेट्स का, जो क्यूआईपी के थ्रू अपनी कैपिटल रेज कर सकते हैं। बोनस इशू। बोनस इशू शेयर्स का होता है, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है। उनके उनसे कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जाता है इन बोनस इशू के लिए। सो जो बोनस इशू इशू का इंटाइटलमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग कितनी है इन्वेस्टर के पास। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोनस इशू 1:3 आया तो उसको इस तरह से पढ़ेंगे कि अगर 3 स्टॉक हैं ऑलरेडी कंपनी के, उसमें एक बोनस इशू मिलेगा। इसको ऐसे पढ़ा जाता है। ऑनशोर और ऑफशोर ऑफरिंग्स। सो जब कैपिटल रेज करनी है तो कोई भी इशूअर अपनी डोमेस्टिक मार्केट में तो कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड अपनी कंट्री के बाहर जाके भी कैपिटल रेज कर सकते हैं। अगर
अगर कैपिटल डोमेस्टिक मार्केट में रेज हुई है उसको ऑनशोर बोलते हैं, अगर कैपिटल बाहर दूसरी कंट्री में जाके रेज हुई है उसको ऑफशोर ऑफरिंग बोलते हैं। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल इस तरह एक सेल्स शेयर का सेल है जहां पे जो आईपीओ और एफपीओ जो है वो आते हैं तो फ्रेश शेयर्स होते हैं, जहां लेकिन ऑफर फॉर सेल में फ्रेश शेयर इशू नहीं होते, इसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर सेल कर रहे होते हैं जो उनके पास ऑलरेडी अलॉट हुए हैं, इससे कोई शेयर कैपिटल में इंक्रीमेंट नहीं होता, तो कंपनी में कोई फ्रेश इशुएंस नहीं हो रहा है। जो प्रोसीड्स आते हैं ऑफर फॉर सेल से वो ऑफरर्स को जाते हैं, जो प्रमोटर भी हो सकते हैं, कोई लार्ज इन्वेस्टर भी हो सकता है। गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफर फॉर सेल करती है पीएसयूज का, वो भी एक एग्जाम्पल है ऑफर फॉर सेल का। सो एक कहा जा सकता है कि ऑफर फॉर सेल एक्चुअली एक सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन है लेकिन प्राइमरी मार्केट के रूट के थ्रू हो रहा है। सो ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान रहता है, कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक ओनरशिप का प्लान देती हैं, इससे एम्प्लॉयज को एक छोटा स्टेक मिल सकता है कंपनी के कैपिटल में, ये काइंड ऑफ इंसेंटिव रहता है और ये हेल्प करता है, एज अ इंसेंटिव रहता है कि वो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए उनको इंसेंटिव मिला है। टर्म्स एंड कंडीशंस एम्प्लॉयज की उसको कैसे एक्सरसाइज करना है उसके राइट्स को वो मेंशन होता है ईसॉप स्कीम में। एफसीसीबी जिसको फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी बोलते हैं, ये फॉरेन करेंसी जनरली डॉलर डिनोमिनेटेड डेट होती है जो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में रेज कर रही है, लेकिन इसमें ऑप्शन ये होता है कि इस डेट को आप इक्विटी शेयर्स में मेच्योरिटी के पहले कन्वर्ट कर सकते हैं। डिपॉजिटरी रिसीट्स, डिपॉजिटरी रिसीट्स माने जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी लोकल कंपनी के शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है लेकिन वो लोकल मार्केट में नहीं लिस्टेड है, लेकिन वो लिस्ट और ट्रेड हो रहा है उस कंट्री के बाहर किसी और दूसरी फॉरेन मार्केट में। सो डिपॉजिटरी रिसीट जनरली फॉरेन करेंसी में इशू होते हैं, जनरली यूएस डॉलर में। और डीआरस को इशू करने के लिए स्पेसिफिक इक्विटी शेयर्स की अंडरलाइन कंपनी को लॉन्च करनी पड़ती है कस्टोडियन बैंक में, जो ऑथराइज करते हैं कि वो डिपॉजिटरी रिसीट अपने शेयर्स के अगेंस्ट इशू कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो कंट्री का इशू या उसकी कंडीशंस, जिस कंट्री में वो लिस्ट करना चाहते हैं उस कंट्री की इशू लिस्टिंग की कंडीशंस और इशू की कंडीशंस क्या है। तो डीआरस इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। डीआरस जनरली अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, अगर वो यूएस के स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अगर लिस्टेड है तो वो एडीआरस होंगे। अगर डीआरस यूएस के बाहर लिस्टेड है जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उनको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट बोलेंगे। तो जो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट होती है स्टॉक एक्सचेंज की वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग हो सकती है। अगर डीआरस इंडिया में इशू होते हैं और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं जहां पे फॉरेन स्टॉक सेल हो रहे हैं जिसमें अंडरलाइंग फॉरेन कंपनीज की है, उनको इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स बोलते हैं। सेबी ने इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स के लिए गाइडलाइंस इशू करी है जिसको कंपनीज फॉलो करती हैं जिनको आइडियाज इशू करने होते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। अब बात करते हैं एंकर इन्वेस्टर की। एंड 2009 में सेबी ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसमें एंकर इन्वेस्टर पब्लिक इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो एंकर सब्सक्रिप्शंस की वॉल्यूम है या उसकी टोटल वैल्यू है वो एक इंडिकेटर बताती है कि जो ऑफर आया है कंपनी से सब्सक्रिप्शन का वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा हो सकता है। ये एक बेंचमार्क भी सेट करता है, ये गाइडलाइन बताता है कि इशू प्राइसिंग या इंटरेस्ट क्यूआईबीज के अमंग कैसा हो सकता है। कौन होते हैं एंकर इन्वेस्टर? ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं जो एक एप्लीकेशन करते हैं जिनकी एप्लीकेशन 10 करोड़ या उससे ज्यादा की होती है किसी पब्लिक इशू में करने के लिए। ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जो सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से है उसके थ्रू इसमें इन्वेस्ट करते हैं किसी भी इशू में। अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। ओवर द काउंटर मार्केट वो मार्केट्स होती हैं जहां पे
जो ट्रेड्स हैं वो डायरेक्टली दो या दो से ज्यादा काउंटर पार्टी के बीच में निगोशिएट होती हैं। इस मार्केट में सिक्योरिटी जो ट्रेड हो रही है, सेटल होती है, वो ऑन काउंटर होती है और काउंटर पार्टीज के बीच में डायरेक्टली होती है। इसमें कोई एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस वगैरह नहीं होता है। इसके अपोजिट है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं, वो एक्सचेंज जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होती हैं, जहाँ पे सेटलमेंट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। जो ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है एक्सचेंज में, जो सेटल हो रही है, वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू हो रही है, जो एक काउंटर पार्टी की तरह एक्ट करता है, जिससे सेटलमेंट की गारंटी बढ़ती है बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए। अब उनकी एक्टिविटीज देखते हैं, समझते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस को। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं बायर्स एंड सेलर्स को, ताकि वो अपनी इशूअर्स अपनी सिक्योरिटीज इशू कर सके और जो बायर्स हैं वो वहां से सिक्योरिटीज बाय कर सके। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशन वाइड एक्सचेंजेस हैं। इसमें ट्रेडिंग्स होती हैं और इन एक्सचेंजेस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग टर्मिनल रहते हैं। इसमें ऑर्डर मैचिंग सिस्टम रहता है जो एनोनिमस होता है। स्टॉक एक्सचेंजेस क्लियरिंग और सेटलमेंट एजेंसीज अपॉइंट कर सकते हैं, क्लियरिंग बैंक अपॉइंट कर सकते हैं, जो फंड्स और सिक्योरिटी सेटलमेंट को मैनेज करते हैं इन ट्रेड्स के लिए। डिपॉजिटरीज ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड यूनिट को इन्वेस्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करती हैं। इन्वेस्टर जो हैं वो डिपॉजिटरी में अपना अकाउंट ओपन करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। उनकी जो वेरियस सर्विसेज हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं, CDSL और NSDL, दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक एजेंट है डिपॉजिटरी का, जो उनकी सर्विसेज इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन्वेस्टर के लिए हेल्प करते हैं कि वो होल्ड या ट्रांजैक्ट कर सके सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में। जैसे इन्वेस्टर लेवल अकाउंट और सिक्योरिटीज जो है वो DP के थ्रू मेंटेन होती है, उनके थ्रू हेल्ड होती है। कंपनी लेवल अकाउंट्स जो है सिक्योरिटीज के, वो मेंटेन होते हैं डिपॉजिटरी में। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स डिपॉजिटरी अपॉइंट करते हैं सेबी के अप्रूवल के बाद। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, वो RBI के अप्रूवल के बाद, और स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, कस्टोडियन, स्टॉक ब्रोकर्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, NBFCs, रजिस्ट्रार, वो उनको ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं सेबी के प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कंप्लाई करने पड़ते हैं। वो अपने आपको एज अ DP रजिस्टर कर सकते हैं। ट्रेडिंग मेंबर्स या स्टॉक ब्रोकर्स रजिस्टर्ड मेंबर है स्टॉक एक्सचेंज के। ये बाय और सेल ट्रांजैक्शन कराने में इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन जो होती है स्टॉक मार्केट में, उसके लिए रजिस्टर्ड ब्रोकर की जरूरत रहती है स्टॉक एक्सचेंज में, जिसके थ्रू ट्रेड्स होती हैं। सो ट्रेडिंग मेंबर्स इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकते हैं, ये पार्टनरशिप फर्म भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज भी हो सकते हैं, जो मेंबर बनने के लिए परमिटेड है। ऑथराइज पर्सन एजेंट्स होते हैं ब्रोकर के। इनको पहले सब ब्रोकर कहा जाता था, अभी ऑथराइज पर्सन बोलते हैं। वो रजिस्टर होते हैं रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंजेस पे। ऑथराइज पर्सन हेल्प करते हैं कि ब्रोकर की जो सर्विसेज है वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स के पास पहुंच सके। बहुत सारे ब्रोकर अपनी सर्विसेज जैसे रिसर्च है, एनालिसिस है, रिकमेंडेशंस है, सिक्योरिटीज के लिए बाई सेल, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कस्टोडियंस की। कस्टोडियन ऐसी एंटिटी है जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फंड्स को होल्ड करने की और सिक्योरिटीज को होल्ड करने की लार्ज क्लाइंट के लिए। जनरली जो इंस्टीट्यूशन है जैसे बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए एक तो ये सिक्योरिटीज को सेफ गार्डिंग करते हैं, उसके अलावा कस्टोडियन ट्रांजेक्शन भी सेटल कर सकते हैं इन सिक्योरिटीज में, और कॉर्पोरेट एक्शन को भी ध्यान में रख सकते हैं क्लाइंट के बिहाफ में कि क्या क्या कॉर्पोरेट एक्शन आ रहे हैं।
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए सिक्योरिटी मार्केट में। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंश्योर भी करती है कि जो मेंबर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के वो अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको मीट करे, और जो फंड्स और सिक्योरिटीज उनको डिलीवर करनी है टाइमली मैनर पे वो उसे करे। ये जो एजेंसीज है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ये लीगल काउंटर पार्टी की तरह एक्ट करती है सारे ट्रेड्स, और गारंटी करती है सेटलमेंट सारे ट्रांजैक्शन की जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस पे होते हैं। सो ये क्या है, ये एक्सचेंज का एक पार्ट भी हो सकती है या सेपरेट एंटिटी भी हो सकती है। क्लियरिंग बैंक्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएरी है जो क्लियरिंग मेंबर्स और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बीच में रहती है। क्लियरिंग मेंबर को रिक्वायर्ड है कि उनको अपना अकाउंट क्लियरिंग बैंक के साथ ओपन करना होता है। सो क्लियरिंग मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको ये श्योरिटी रखनी पड़ती है कि जो भी फंड्स रिक्वायर्ड हैं जिस दिन पे इन है और उस दिन जिस दिन ऑब्लिगेशन है फंड्स की, उस समय पे उनके अकाउंट में फंड होने चाहिए। सो अगर पे आउट है तो क्लियरिंग मेंबर को वो अमाउंट रिसीव होता है उनके अकाउंट में क्लियरिंग बैंक के द्वारा पे आउट डे में। मर्चेंट बैंकर्स, मर्चेंट बैंकर्स ऐसी एंटिटीज हैं जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं। ये इशू मैनेजर की तरह एक्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या लीड मैनेजर की तरह भी एक्ट करते हैं। ये हेल्प करते हैं इशूअर को सिक्योरिटी मार्केट में ताकि वो अपनी सिक्योरिटीज इशू कर सके। ये एक जनरली सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहते हैं जब भी कोई नया इशू आता है सिक्योरिटीज का। ये कैपिटल जो इशूअर की कैपिटल नीड है उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। ये अप्रोप्रिएट जो इंस्ट्रूमेंट है उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट की प्राइसिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो सारी जो इंटायर इशू की प्रोसेस है उसको मैनेज कर सकते हैं जब तक कि वो सिक्योरिटीज लिस्ट होती है और इशू होती है स्टॉक एक्सचेंज में। ये कोऑर्डिनेट भी करते हैं बाकी सारी इंटरमीडिएरी से, जैसे रजिस्ट्रार है, ब्रोकर है, बैंकर है, अंडरराइटर है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। जब भी इशू प्रोसेस चल रही है तो इन सबके साथ ये कोऑर्डिनेट भी करते हैं। अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स ऐसे इंटरमीडिएरीज हैं प्राइमरी मार्केट के जो कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन जो पब्लिक ऑफर है सिक्योरिटीज का उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं जो इन्वेस्टर्स ने बाई नहीं किया है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्राइमरी मार्केट में, बिकॉज ये इशूअर को एक कंफर्ट देता है कि अगर पब्लिक के थ्रू बाइंग नहीं हुई है और डिमांड जनरेट नहीं हो पा रही है तो अंडरराइटर्स स्टेप इन करेंगे और उनकी सिक्योरिटीज बाई करेंगे। जब भी अंडरराइटर्स अपना कमिटमेंट देते हैं आईपीओ की इनिशियल स्टेजेस में उसको हार्ड अंडरराइटिंग बोलते हैं। और सॉफ्ट अंडरराइटिंग वो कमिटमेंट है जो प्राइसिंग डिटरमिन होने के बाद दी जाती है। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो काफी सारे इन्वेस्टर्स से पैसा पूल करती है ताकि सिक्योरिटीज परचेज करे उनके बिहाफ पे। सो म्यूचुअल फंड जो पूल्ड पैसा है उसको स्टॉक्स, बॉन्ड्स, अदर सिक्योरिटीज या किसी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, उस स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो पहले से बताया गया है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करती है। जो फंड मैनेजर होते हैं म्यूचुअल फंड में वो रिसर्च टीम की हेल्प से वो डिसीजन लेते हैं कि कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, कितने परसेंटेज में उस स्टॉक में एलोकेट करें, कब एग्जिट करें, और जो बाकी डिसीजंस होते हैं वो भी लिखते हैं। पेंशन फंड जो ऑर्गेनाइज हुआ है और इस्टेब्लिश हुआ है तो ताकि ये किसी भी इन्वेस्टमेंट को ऑर्गेनाइज और फैसिलिटेट कर सके जो रिटायरमेंट फंड के लिए कंट्रीब्यूट करती है एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के लिए। और कुछ केसेस में सिर्फ एम्प्लॉयज का ही जो पैसा आता है उसको भी मैनेज करती है। सो जनरली एक कॉमन एसेट पूल है जो एक स्टेबल ग्रोथ जनरेट करता है लॉन्ग टर्म में और रिटायरमेंट इनकम प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज को। पेंशन फंड जनरली फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो है उनके थ्रू रन होता है जिसके अपने खुद के एम्प्लॉयज होते हैं, लेकिन सम कुछ ज्यादा बड़ी जो कॉर्पोरेशंस है उनके पेंशन फंड जो होते हैं वो इन हाउस होते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज का कोर बिजनेस है इंश्योर एसेट्स। तो वो एसेट्स इंश्योर करते हैं।
किस तरह का एसेट है उसके हिसाब से इंश्योरेंस रहता है। तो काफी तरह की इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, एक्सेट्रा। ये कंपनी के पास काफी सारा कॉर्पस रहता है। ये एक बहुत बड़े इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर है इंडियन इकोनॉमी में। ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड सेबी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012 में डिफाइन किया है कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड प्राइमरीली प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। सेबी एआईएफ रेगुलेशन 2012 के हिसाब से हम अलग अलग तरह के एआईएफ फंड्स को लिस्ट कर सकते हैं, जैसे वेंचर कैपिटल फंड है, एंजल फंड है, प्राइवेट इक्विटी फंड है, डेट फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, एसएमई फंड है, हेज फंड है या सोशल वेंचर फंड है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो एंटिटी होती है जो इंडिया के बाहर इस्टेब्लिश हो रही है और वहीं इनकॉर्पोरेट हो रही है। इस लेकिन बाहर तो इस्टेब्लिश हुई है, लेकिन वो प्रपोज करती है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में करेंगी। कि इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को जरूरी है कि वो सेबी के साथ अपने आप को रजिस्टर करे ताकि वो इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सके। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि उनको कैसे एसेट एलोकेशन करना है और कैसे इन्वेस्टमेंट ढूंढनी है अपनी नीड्स और उनके टाइम होराइजन या उनके रिस्क के हिसाब से। वो इन्वेस्टमेंट प्लान में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इन्वेस्टर्स के साथ। इन्वेस्टर को हेल्प कर सकते हैं कि वो अपने गोल्स को अच्छे से डिफाइन कर सके। एक अप्रोप्रिएट सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी वो रिकमेंड कर सकते हैं ताकि इन्वेस्टर्स अपने गोल्स को अचीव कर सके। ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस एक्ट 1952 के हिसाब से स्टैब्लिश हुआ था। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के परव्यू के अंदर आता है। 2015 के बाद ईपीएफओ को अलाउड है कि वो 15% इंक्रीमेंटल डिपॉजिट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड स्कीम में कर सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम जो है ये पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी ताकि जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको ओल्ड एज सिक्योरिटी मिल सके। ये जो पेंशन सिस्टम है इसका कंट्रीब्यूशन ये डिफाइंड और रेगुलेट होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए के थ्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल पेंशन सिस्टम जनवरी 1 2004 से शुरू किया था और सेंट्रल गवर्नमेंट के ये इशू होने के बाद काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट ने इसका एनपीएस को इम्प्लीमेंट किया है अलग अलग डेट के हिसाब से। जनरली नॉन गवर्नमेंट कैटेगरी में भी दो तरह की कैटेगरीज हैं इसमें, कॉर्पोरेट सेक्टर और ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया सेक्टर। सो एनपीएस कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल एक कस्टमाइज्ड वर्जन है एनपीएस का ताकि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को सूट कर सके। और एनपीएस जो है वो इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। फैमिली ऑफिस एक ऐसा इकोसिस्टम है जो फैमिली के आसपास बिल्ड होता है ताकि उनको उनकी वेल्थ को अच्छे से मैनेज कर सके। तो अगर कोई फैमिली की नीड है, जैसे फाइनेंशियल नीड है, लाइफस्टाइल गोल की नीड है, चैरिटेबल की कोई नीड है, एस्टेट प्लानिंग है, तो उसको फैमिली ऑफिस एक्चुअली सपोर्ट करता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देता है इन सारे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए। जनरली ये मल्टीपल जनरेशंस को सर्व करते हैं। सो ये केटर करते हैं अल्ट्रा हाई नेटवर्थ हाउस होल्ड इंडिविजुअल्स को, जिसको UHNWI इसमें लिखा गया है ताकि उनको कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो सके। कॉर्पोरेट ट्रेजरी अब ज्यादा से ज्यादा अब आजकल उनको प्रॉफिट सेंटर्स भी कहा जाता है, तो प्रॉफिट सेंटर की तरह देखी जा रही हैं। ट्रेडिशनली अगर देखेंगे कॉर्पोरेट ट्रेजरी का रोल रहता था कि वो फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करे और लिक्विडिटी प्रोवाइड करे। कॉर्पोरेट ट्रेजरी का फोकस एरिया रहता था कि डेट मैनेजमेंट हो ताकि कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट सही से हो। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी कि लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज करें या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करें। दैट्स इट, इस चैप्टर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।